पुष्प क्या होता है? पुष्प किसी भी पौधे का जनन अंग यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। किसी भी पौधे का जनन अंग यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जिसकी मदद से वे जनन की प्रक्रिया करते हैं और उससे अपनी संख्या बढ़ाते हैं। पुष्प, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि पुष्प पौधे का क्या है? जनन अंग है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यहाँ पर एक पुष्प की संरचना दिखाई गई है जो कि द्विलिंगी पुष्प होता है। पुष्प दो प्रकार के होते हैं, एक लिंगी और एक द्विलिंगी। एक लिंगी पुष्प ऐसे होते हैं जिनमें नर भाग अलग और मादा भाग अलग पुष्प पर होता है। द्विलिंगी पुष्प ऐसे पुष्प होते हैं जिनमें नर और मादा दोनों भाग एक ही पुष्प पर होता है। अभी आपको डिटेल बताया जाएगा नर भाग कौन सा होता है, मादा भाग कौन सा होता है, पहले ये हम पढ़ेंगे। पुष्प की संरचना अगर आप देखें तो पुष्प में जो इसका आधार भाग होता है वो थोड़ा फूला होता है, जिसे हम पुष्पासन यानी थैलमस कहते हैं। थैलमस पुराना टर्म है, बहुत ओल्ड टर्म। अब इसे रिसेप्टिकल कहा जाता है, पुष्पासन। तो देखिए पुष्प का ये जो डंडी होता है पुष्प का, उसे हम क्या कहते हैं? पुष्प वृंत। इसके बारे में आपको भाग 5 में बताया गया था, पुष्प वृंत, या इसे हम पेडिसल भी कहते हैं। तो अगर हम कहें कि पुष्प का आधार भाग या पुष्प वृंत का शीर्ष भाग फूला हुआ होता है तो सही है। पुष्प का आधार भाग देखिए फूला है, या हम कह सकते हैं पुष्प वृंत का शीर्ष भाग फूला होता है। यहाँ पर वही लिखा है, किसी भी पुष्प का आधार या पुष्प वृंत का ऊपरी भाग फूला होता है, जिसे हम पुष्पासन यानी थैलमस या रिसेप्टिकल कहते हैं। इसी पुष्पासन पर 4 मुख्य प्रकार के फ्लोरल लीव्स यानी पुष्प पत्र निकलते हैं। एक ये पुष्प पत्र हो गया, दूसरा ये, और तीसरा ये, और चौथा ये। 4 प्रकार के पुष्प पत्र यानी फ्लोरल लीव्स डेवलप होता है इस पुष्पासन पर। पुष्पासन ये है, ये पूरा भाग पुष्पासन यानी थैलमस है। इसी थैलमस पे 4 पुष्प पत्र निकलते हैं, जिनमें सबसे नीचे जो भाग होता है वो बहुत छोटा होता है, हरे रंग की पत्ती जैसी संरचना होती है, जिसे हम वाह्यदल कहते हैं यानी सेपल कहते हैं। पुष्प का जो रंगीन भाग होता है, जिसमें बड़ी बड़ी पत्तियां रंगीन पाई जाती हैं, वो होता है दल, जिसे हम इंग्लिश में पीटल कहते हैं। पुष्प में जो पुष्प का नर भाग होता है वो कहलाता है पुंकेसर। ये है पुष्प का नर भाग जो एक डंडी के समान ऐसे निकला होता है। इसके 2 भाग होते हैं, पुंकेसर के 2 भाग होते हैं। एक ऊपरी भाग जो कि कहलाता है परागकोश यानी एंथर, और दूसरा ये डंडी यहाँ से लेकर यहाँ तक, जिसे हम कहते हैं पुतंतु या फिलामेंट। ठीक, पुष्प का ये भाग नर भाग कहलाता है। जो बीचों बीच एक पाया जाए या एक से अधिक भी पाया जा सकता है, वो उसका मादा भाग होता है, जिसे हम अंडक कहते हैं। अंडक क्या है? पुष्प का मादा भाग। ये जो पूरा भाग यहाँ से लेकर यहाँ तक का भाग, यहाँ तक क्या कहलाता है? एक अंडप यानी एक कॉर्पेल कहलाता है। इसके 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपरी का भाग वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा कहलाता है, और उसके बाद स्टिग्मा से एक डंडी जैसी निकली होती संरचना, जिसे हम वर्तिका यानी स्टाइल कहते हैं, और इसके नीचे एक उभरी हुई संरचना इस तरह से होती है। इस संरचना को हम कहते हैं अंडाशय या ओवरी। बस ये पुष्प के मुख्य भाग हैं। पुष्प का आधार भाग फूला होता है, जिसे हम पुष्पासन कहते हैं। पुष्पासन से 4 प्रकार के पुष्प पत्र यानी फ्लोरल लीव्स निकलते हैं, जिनमें सबसे पहले वाह्यदल जो कि हरे रंग का होता है, छोटी होती है। उसके ऊपर रंगीन संरचना जिसे हम दल कहते हैं, और फिर उसका आता है नर भाग जिसे हम पुंकेसर यानी स्टामेन कहते हैं। इसके 2 भाग होते हैं, परागकोश और पुतंतु। परागकोश ऊपरी भाग है और पुतंतु यहाँ से लेकर यहाँ तक का डंडी है, फिलामेंट कहलाता है। इसका मादा भाग बीचों बीच है, जिसे हम अंडप यानी कार्पेल कहते हैं। इसके 3 भाग होते हैं, इस वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय यानी स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। इस तरह से आपको संरचना के नाम याद करने होंगे कि पुष्प के 4 चक्र होते हैं। इन 4 चक्र में ये दोनों कहलाते हैं, दल और वाह्यदल, ये दोनों कहलाते हैं सहायक चक्र। ये भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। ये दोनों सिर्फ सहायक चक्र कहलाते हैं, यानी एसेसरी होल्ड, सहायक चक्र होते हैं। जो
जनन में सिर्फ सहायता करते हैं, क्योंकि ये जनन भाग है ना, जनन अंग, तो जनन में सिर्फ सहायता करते हैं, इसलिए हम इसे सहायक चक्र कहते हैं। लेकिन अगर आप पुंकेसर को देखें और अंडप को देखें, पुंकेसर व अंडप ये दोनों आवश्यक चक्र कहलाते हैं, क्योंकि इसके बिना जनन प्रक्रिया नहीं हो सकती। इसे हम नेसेसरी होल्ड कहते हैं, नेसेसरी होल्ड। होल्ड मतलब होता है चक्र, ठीक है, होल्ड। तो किसी भी पुष्प में पुष्प का आधार भाग फूला होता है जिसे हम पुष्पासन कहते हैं। पुष्पासन से 4 चक्र निकलते हैं, जिनमें से 2 सहायक चक्र कहलाते हैं, उनका नाम है वाह्य और दल। वाह्य दल सामान्यतः हरे रंग का होता है, दल हमेशा रंगीन कलर के होते हैं। ये फूलों को अपनी तरफ कीटों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं, क्योंकि इसमें एक क्रिया होती है परागण की क्रिया, जो आगे आपको बताई जाएगी। परागण की क्रिया में यहाँ पर जो परागकण बनता है उसको स्टिग्मा तक आना होता है। ये क्रिया कीटों द्वारा की जाती है, तो वो कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए ये पुष्प जो होते हैं वो अपनी रंगीन संरचना बनाते हैं, जिससे कीट उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। दल के बाद आता है पुंकेसर, जो कि नर भाग होता है। मैंने बताया पुंकेसर और अंडप ये दोनों जनन अंग के मुख्य अंग हैं। पुंकेसर और अंडप को इसीलिए हम आवश्यक चक्र कहते हैं, क्योंकि इनके बिना निस्जनन नहीं हो सकती। तो आवश्यक चक्र 2 होते हैं, पुंकेसर और अंडप। पुंकेसर के 2 भाग होते हैं, परागकोश और पुतंतु। अंडप के 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय यानी ओवरी। बस अब कुछ और सामान्य बातें, जैसे यहाँ पर आपको शब्द मिलेगा आगे, वाह्य दल पुंज किसे कहते हैं? वाह्य दल पुंज, इसको इंग्लिश में कहते हैं कैलिक्स। देखिए वाह्य दल सिर्फ एक संरचना को कहते हैं, जैसे एक पत्ती है ना ये, इसे हम एक वाह्य दल कहेंगे। लेकिन वाह्य दल के समूह को 1 2 3 4 सभी वाह्य दल को सम्मिलित रूप से हम वाह्य दल पुंज यानी कैलिक्स कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। वाह्य दल सिर्फ एक को कहा जाता है, एक पत्ती यहाँ से उखाड़ ली, ये है वाह्य दल। लेकिन अगर हम संपूर्ण वाह्य दल को लें यानी वाह्य दल के समूह को, तब उसे हम वाह्य दल पुंज यानी कैलिक्स कहते हैं, इंग्लिश में कैलिक्स। तो कह सकते हैं कि वाह्य दल एक इकाई है, वाह्य दल पुंज वाह्य दल का समूह है। इसी तरीके से एक दल को यानी एक पंखुड़ी को हम क्या कहते हैं? दल यानी पीटल। लेकिन दलों के समूह देखिए 1 2 3 यहाँ पर बनाए, दल के समूह को क्या कहते हैं? दल पुंज, यानी इसे इंग्लिश में हम कहते हैं कोरोला। ठीक, एक पंखुड़ी को हम दल कहेंगे, लेकिन कई सारे दल हैं, उनको हम सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? दल पुंज यानी कोरोला। उसी तरीके से एक को हम क्या कहते हैं? पुंकेसर। नर भाग के एक को हम कहते हैं पुंकेसर। यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक भाग क्या कहलाता है? पुंकेसर। लेकिन सभी पुंकेसर को अगर सम्मिलित रूप से ले लें तब ये क्या कहलाता है? पुमंग। इसे हम पुमंग यानी एंड्रूसियम कहते हैं। ये अंतर होता है एंड्रूसियम और पुंकेसर में। पुंकेसर सिर्फ एक संरचना कहलाएगी। अगर सभी पुंकेसर को साथ में ले लें, समूह को, पुंकेसर के समूह को हम पुमंग यानी एंड्रूसियम कहते हैं। सेम इसी तरीके से यहाँ पर मादा जननांग है एक इकाई को हम अंडप कहते हैं। हो सकता है पुष्प में एक ही अंडप हो सकता है पुष्प में एक से ज़्यादा अंडप हो सकते हैं। तो अंडप के समूह को हम क्या कहते हैं? जायांग, या हम इसे स्त्री केसर भी कहते हैं। इसके 2 नाम हैं इंग्लिश में, गाइनोसियम, ठीक है, गाइनोसियम, या हम इसे पिस्टिल भी कहते हैं। ठीक, अब इतना नाम आपको याद रखना पड़ेगा पुष्प के बारे में, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, सब कहीं ना कहीं इधर उधर पूछे जाते हैं। थैलमस रिसेप्टिकल में कन्फ्यूजन होता है। थैलमस पुराना टर्म है जो हम पहले यूज करते थे, अब रिसेप्टिकल यूज करते हैं। मतलब पुष्प का आधार भाग जो फूला होता है उसे हम पुष्पासन यानी थैलमस या रिसेप्टिकल कहते हैं। पुष्पासन पर 4 चक्र निकलते हैं, जिनमें से एक को हम वाह्य दल, दूसरे को दल, तीसरे को पुंकेसर और चौथे को हम अंडप कहते हैं। वाह्य दल और दल सहायक चक्र कहलाते हैं, क्योंकि ये जनन में सिर्फ सहायता करते हैं, आवश्यक नहीं है। पुंकेसर और अंडप ये जनन के मुख्य अंग हैं, इसलिए हम इसे आवश्यक चक्र यानी एसेसरी होल्ड कहते हैं, क्योंकि ये जनन में डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं। क्योंकि यहाँ पर नर युग्मक बनता है, यहाँ पर मादा युग्मक। ठीक, अब आता है कि एक वाह्य दल को हम वाह्य दल कहेंगे सीपल,
और कई सारे वाहदल के समूह को हम वाहदलपुंज यानी कैलिक्स कहते हैं। सेम इसी तरीके से एक दल को हम दल कहेंगे, दल के समूह को दलपुंज यानी कोरोला कहते हैं। एक पुंकेसर को पुंकेसर कहेंगे, पुंकेसर के समूह को हम पुमंग यानी एंड्रोशियम कहते हैं। सेम इसी तरीके से एक अंडप को हम एक अंडप कहेंगे, लेकिन अंडप के समूह को हम जायांग या स्त्री केसर कहते हैं, या इसे हम गायनोशियम या पिस्टिल कहते हैं। बस ये था एक संपूर्ण पुष्प की संरचना के बारे में। अब कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जिसमें ये वाला भाग अलग होता है अलग पुष्प में, और ये वाला भाग अलग पुष्प में विकसित होता है। तब ऐसे पुष्प को हम एक लिंगी पुष्प यानी यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं, यानी पुष्प जिसमें नर भाग अलग पुष्प पर और मादा भाग अलग पुष्प पर पाए जाते हैं, जैसे पपीता, खरबूजा और मक्का में। ठीक, मतलब ये संरचना नहीं पाई जाएगी इनमें। यहाँ पर तो दोनों हैं, नर भाग भी एक ही पुष्प में है, मादा भाग भी एक ही पुष्प में है, तो ये क्या है, ये द्विलिंगी पुष्प है। द्विलिंगी पुष्प यानी बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट फ्लावर, जिसमें नर व मादा भाग दोनों एक ही पुष्प पर उपस्थित हो, जैसे गुलाब, सूर्यमुखी, गुड़हल, आम, सरसों, ठीक है, आदि। इनके पुष्प द्विलिंगी होते हैं, यानी नर भाग और मादा भाग एक ही पुष्प पर पाए जाते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर बनाया है। यह भी बाइसेक्सुअल फ्लावर यानी द्विलिंगी पुष्प है। एक लिंगी पुष्प में ये वाला नर वाला भाग अलग पुष्प पर पाया जाएगा और ये वाला भाग अलग पुष्प पर पाया जाता है, बस यही अंतर है। तो एक लिंगी पुष्प और द्विलिंगी पुष्प का भी मतलब आपने समझ लिया। नेक्स्ट आता है सममिति यानी सिमेट्री के आधार पर पुष्प निम्न प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। सममिति के आधार पर यानी हम पुष्प को किस किस अक्ष पर काटें कि वो 2 समान भागों में विभक्त हो पाए, उसके आधार पर हम इसे 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला आता है त्रिज्या सममित यानी एक्टिनोमार्फिक, दूसरा एक व्यास सममित यानी मोनोसिमेट्रिकल या जाइगोमॉर्फिक, तीसरा आता है असममित यानी एसिमेट्रिकल और इरेगुलर। त्रिज्या सममित पुष्प का उदाहरण यहाँ पर मैंने बनाया है एक्टिनोमार्फिक, यानी ऐसा पुष्प, ऐसा फ्लावर जिसको किसी भी अक्ष से काट दो, चाहे इधर से काटो तब भी 2 समान भागों में विभक्त होगा, यानी जितनी पंखुड़ियाँ इधर होंगी उतनी पंखुड़ियाँ इधर होंगी, तो 2 समान भागों में विभक्त होगा। अगर हम इधर से काटते हैं तब भी क्या होगा, 2 समान अर्ध भागों में विभाजित होंगे। आधा भाग इधर सेम होगा, आधा इधर होगा। मतलब अगर हम इधर से मान लो काट देते हैं तो देखिए एक यहाँ पर भी वही आधा भाग है, जहाँ आधा भाग यहाँ पर सेम टू सेम डिक्टो। तो किसी भी अक्ष से पुष्प को काट दो, वो 2 समान अर्ध भाग में विभाजित हो जाए, यानी 2 समान आधे भाग में विभाजित हो जाए, उसे हम एक्टिनोमार्फिक फ्लावर कहते हैं, यानी त्रिज्या सममित पुष्प कहते हैं। ऐसे पुष्प जिन्हें केंद्र से होकर किसी भी उदग्र तल यानी वर्टिकल प्लेन में काटने पर 2 समान अर्ध भाग में विभक्त किया जा सकता है। वर्टिकल प्लेन मतलब पुष्प को ऐसे लेकर, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, ऐसे नहीं कि ऐसे पुष्प ले लिया, ठीक है, ऐसे पुष्प नहीं, पुष्प को इस दिशा में लेना है, वर्टिकल। तो इसको किसी भी अगर प्लेन से काटने पर यह 2 समान अर्ध भाग में विभाजित हो जाता है, यानी आधा भाग इधर, जैसे अगर हम इधर से काटते हैं तो आधा इधर और आधा इधर, और दोनों के दोनों क्या हैं, समान दिख रहे हैं, दोनों आधा भाग समान दिख रहे हैं। ये भी वैसा ही दिख रहा है, इतना भाग वैसा ही दिख रहा है जैसे इतना भाग दिख रहा है। तब इस प्रकार के पुष्प को हम त्रिज्या सममित पुष्प कहते हैं, यानी ऐसे पुष्प जिन्हें केंद्र से होकर किसी भी उदग्र तल यानी वर्टिकल प्लेन में काटने पर 2 समान अर्ध भागों में विभक्त किया जा सकता है, त्रिज्या सममित पुष्प कहलाते हैं, जैसे सरसों, गुड़हल, टमाटर आदि। अब ऐसा पुष्प जिसको सिर्फ एक अक्ष से काटने पर, यहाँ पर देखिए सिर्फ एक अक्ष से हम इसको काट सकते हैं और ये 2 बराबर अर्ध भाग में विभाजित हो सकता है। देखिए आधा इधर पंखुड़ी, एक इधर और एक इधर, यहाँ पर देखिए आधा इधर, एक इधर, एक इधर, यानी सिर्फ एक एक्सिस से काटने पर 2 समान अर्ध भाग, ये भी अर्ध हो गया, ये भी अर्ध हो गया, और दोनों के दोनों क्या है, समान, ये भी इसके समान है, ये भाग इसके समान है। देखिए काटने पर अगर हम ऐसे काट दें तो ये वाला भाग इसी की तरह दिखाई दे रहा है। तो इसको सिर्फ एक प्लेन से काटने पर ये 2 समान अर्ध भागों में बांटा जा सकता है। अगर हम इसको इधर प्लेन से काट दें तो ये असमान हो गया, यहाँ पर एक पंखुड़ी सिंगल है, यहाँ पर देखिए 2 पंखुड़ी बच रही है। तब इसे हम क्या कहते हैं, जब सिर्फ एक एंगल से इसे काटने पर ये 2 समान भागों में विभक्त हो सके तब हम इसे कहते हैं एक व्यास सममित पुष्प यानी मोनोसिमेट्रिकल यानी जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। जब पुष्प को केवल एक ही उदग्र तल में काटने पर 2 समान अर्ध भागों में बांटा जा सके, कितने, एक ही, तब
और अन्य स्थानों पर वह दो समान अर्धभागों में ना बांटा जा सके, तो ऐसे पुष्प को एक व्यास सममित पुष्प कहते हैं, जैसे मटर, अरहर, सेम, अमलतास आदि। अब ऐसा पुष्प जिसको किसी भी एंगल से काटने पर वो दो बराबर भागों में ना विभक्त हो, अगर मान लो इसको ऐसे काट देते हो तो देखिए यहाँ की संरचना अलग है, यहाँ के आधा भाग की संरचना अलग है। अगर हम इधर से काटते हैं तब भी इधर का संरचना अलग है, इधर का संरचना अलग है। तो इसको किसी भी प्लेन से काटने पर हम दो समान अर्ध भागों में विभाजित नहीं कर सकते। तो ऐसे पुष्प को हम क्या कहते हैं, असममित पुष्प या एसिमेट्रिकल, या फिर हम इसे इरेगुलर पुष्प कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है कैना। बस ये था आपका अभी तक का सममित के आधार पर पुष्प का प्रकार। ठीक, इसको बार बार रटिएगा क्योंकि ये 12th में फिर आएगा पुष्प की संरचना। और ये था पुष्प में एक लिंगी पुष्प, द्विलिंगी पुष्प और सममित के आधार पर पुष्प के प्रकार। आइए अब अगला टॉपिक देखते हैं कि पुष्पासन पर यानी थैलमस पर अन्य पुष्प पत्रों की उपस्थिति कैसी होती है, उनके आधार पर पुष्प को 3 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला आता है जायांगधर पुष्प यानी हाइपोजिनस फ्लावर। जब पुष्प के अन्य पत्र जैसे इसका सेपल यानी वाह्यदल, पेटल यानी दल, स्टमेन यानी पुंकेसर, जब ये सभी भाग अंडाशय के नीचे स्थित हो, देखिए अंडाशय कहाँ पर है, यहाँ पर, और इसके लेवल के नीचे अगर ये सभी उपस्थित होते हैं तब इस प्रकार के पुष्प को हम हाइपोजिनस पुष्प फ्लावर यानी जायांगधर पुष्प कहते हैं। ठीक है, यानी थैलमस की उपस्थिति पर, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि ओवरी के आसपास अन्य पुष्प पत्रों की उपस्थिति के आधार पर पुष्प को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला आता है जायांगधर पुष्प यानी हाइपोजिनस फ्लावर, ऐसा पुष्प जिसमें अंडाशय के अलावा जो अन्य पत्र हैं जैसे पुंकेसर, दल, वाह्यदल, ये सभी अंडाशय के नीचे स्थित हो। अंडाशय ऊपर है, सबसे ऊपर देखिए, सबसे टॉप पे है, उसके नीचे है ये, इसके नीचे ये, इसके नीचे ये। तो जब अंडाशय के नीचे अन्य पुष्प पत्र होते हैं तब इस प्रकार के पुष्प को हम हाइपोजिनस पुष्प कहते हैं, और ऐसे अंडाशय को हम सुपीरियर ओवरी यानी उच्चतर अंडाशय कहते हैं। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सुपीरियर ओवरी किसे कहते हैं, इसका एग्जाम्पल बताइए। तो सुपीरियर ओवरी ऐसा ओवरी जिसमें, ऐसा अंडाशय जिसमें पुष्प के अन्य सहपत्र जैसे पुंकेसर, दल, वाह्यदल, ये सभी अंडाशय के नीचे स्थित होते हैं। ऐसे अंडाशय को हम उच्चतर अंडाशय यानी सुपीरियर ओवरी कहते हैं, और ऐसे पुष्प को हम जायांगधर पुष्प यानी हाइपोजिनस फ्लावर कहते हैं, जिसके एग्जाम्पल है सरसों, गुड़हल आदि। समझ में आया कि जब अंडाशय के नीचे सभी स्थित हों तब ऐसे पुष्प को जायांगधर पुष्प, और ऐसे अंडाशय को उच्चतर अंडाशय यानी सुपीरियर ओवरी कहते हैं, क्योंकि सबसे ऊपर है इसलिए इसे हम कहते हैं सुपीरियर। अब दूसरा आता है जब अंडाशय नीचे हो और अंडाशय के ऊपर ये सभी भाग स्थित हों, जैसे देखिए अंडाशय क्या है, नीचे है, यहाँ पर अंडाशय ऊपर है। जब नीचे स्थित होता है यानी कह सकते हैं कि अंडाशय के ऊपर पुष्प के अन्य सहपत्र निकले होते हैं, तब ऐसे पुष्प को हम जायांगोपरिक पुष्प यानी इपिजिनस फ्लावर कहते हैं, और ऐसे अंडाशय को हम निम्नतम अंडाशय यानी इन्फीरियर ओवरी कहते हैं। यानी नीचे है, अब ओवरी, ओवरी नीचे है, इसके ऊपर बाकी सभी निकले हुए हैं, जैसे यहाँ पर वाह्यदल अंडाशय के ऊपर है, और यहाँ पर दल अंडाशय के ऊपर है, स्टमेन अंडाशय के ऊपर है। यानी जब अंडाशय के ऊपर अन्य पुष्प पत्र निकले होते हैं तब ऐसे अंडाशय को हम निम्नतम अंडाशय यानी इन्फीरियर ओवरी कहते हैं, और ऐसे पुष्प को हम इपिजिनस फ्लावर यानी जायांगोपरिक पुष्प कहते हैं। तीसरा आता है जब पुष्प के अन्य सहपत्र एक समान स्थिति में स्थित हों, यानी अंडाशय के बीचों बीच ना तो उच्चतर और ना तो निम्नतम, बीचों बीच अंडाशय यहाँ से लेकर यहाँ तक का भाग है, इसके बीचों बीच से जब निकलते हैं अन्य सहपत्र पुष्प के, तब इस प्रकार के अंडाशय को हम अर्ध उच्चतर अर्ध निम्नतम अंडाशय यानी हाफ सुपीरियर और हाफ इन्फीरियर ओवरी कहते हैं, और ऐसे पुष्प को हम परिजायांगी पुष्प यानी पेरिजिनस फ्लावर कहते हैं। बस ये था अंडाशय के आसपास लगे हुए पुष्प पत्रों के उपस्थिति के आधार पर पुष्प के प्रकार। 3 प्रकार के होते हैं, जायांगधर, जायांगोपरिक और परिजायांगी पुष्प। अब इसके बाद आता है सहपत्र की उपस्थिति के आधार पर। सहपत्र क्या होता है, जिसे हम ब्रैक्ट कहते हैं।
देखिए पुष्प में एक नीचे छोटी पत्ती लगी होती है, आपने देखा होगा। ये जो पत्ती है ये इसका क्या कहलाता है, बाह्य दल कहलाता है। लेकिन कभी कभी इस पुष्प के बाह्य दल के नीचे भी एक पत्ती लगी होती है। इस पत्ती को हम बाह्य दल नहीं कहते हैं, इस पत्ती को हम क्या कहते हैं, ब्रैक्ट कहते हैं, यानी सहपत्र। इसे हम सहपत्र यानी ब्रैक्ट कहते हैं। जब पुष्प में ऐसा सहपत्र पाया जाए, यानी बाह्य दल के नीचे सहपत्र पाया जाए, तब ऐसे पुष्प को हम सहपत्री पुष्प यानी ब्रैक्टिएट फ्लावर कहते हैं। जब सहपत्र पाया जाए तब उसे हम क्या कहेंगे, सहपत्री पुष्प यानी ब्रैक्टिएट फ्लावर। और जब सहपत्र ना पाया जाए, जैसे यहाँ पर देखिए कोई सहपत्र नहीं है, यहाँ पर कोई सहपत्र नहीं है, तब ऐसे पुष्प को हम असहपत्री यानी ई ब्रैक्टिएट फ्लावर कहते हैं। बस ये था आपका थोड़ा सा और जानकारी पुष्प के बारे में, सहपत्री पुष्प और असहपत्री पुष्प क्या होते हैं, और उसके बाद अंडाशय के आसपास सहपत्रों की उपस्थिति के आधार पर पुष्प के प्रकार। बस नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका बाह्य दलपुंज यानी कैलिक्स क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि जब बहुत सारे बाह्य दल पाए जाएं किसी पुष्प में तो समस्त बाह्य दल के समूह को बाह्य दलपुंज कहते हैं। एक बाह्य दल को सिर्फ एक बाह्य दल यानी सीपल कहेंगे। जैसे अगर हम यहाँ पर कोई पुष्प बनाते हैं, हम अभी एक सिर्फ बनाए हैं ऐसे छोटी सी ग्रीन कलर की पत्ती और ये बाकी उसकी पंखुड़ियाँ हैं, तो ये एक क्या कहलाता है, बाह्य दल यानी सेपल। अगर यहाँ पर और भी हम ऐसी संरचना हरे रंग की बनाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, अब ये कहलाएगा बाह्य दल पुंज। तो पुष्प के नीचे जो छोटी सी हरी सी पत्ती होती है उसे हम बाह्य दल कहते हैं। एक को हम एक बाह्य दल कहेंगे, लेकिन बहुत सारे बाह्य दल के समूह को हम बाह्य दल पुंज कहते हैं यानी कैलिक्स कहते हैं। इसका इंग्लिश मीनिंग भी बदल जाता है जब हम समूह को लेकर चलते हैं। तो पुष्प का सबसे बाह्य चक्र बाह्य दल होता है, जो प्रायः नीचे की ओर पाया जाता है या बहुत सी इकाइयों यानी बहुत से बाह्य दल यानी सेपल से मिलकर बना होता है। अब इसमें भी पुष्प में दो प्रकार के सेपल पाए जाते हैं, यानी दो प्रकार के बाह्य दलपुंज पाए जाते हैं। एक ऐसे बाह्य दलपुंज जिनको अलग अलग पृथक करना पॉसिबल ना हो, यानी देखिए कई सारे दलपुंज हैं बाह्य दल, एक ये बाह्य दल हो गया, दूसरा ये बाह्य दल हो गया, तीसरा ये बाह्य दल हो गया, लेकिन तीनों के तीनों एक संयुक्त रूप में है। देखिए ऐसी मोटी संरचना जैसे गुड़हल में आप देखते होंगे ऐसी, तो तीनों के तीनों क्या हैं, एक संयुक्त रूप में जुड़े हुए हैं। इनको हम एक एक करके अलग नहीं करेंगे, अगर हम इसे एक निकालेंगे तो दूसरा भी कहीं ना कहीं फटेगा। तो इस प्रकार के बाह्य दल के व्यवस्था को हम गैमोसिपलस यानी युक्त बाह्य दली पुष्प कहते हैं। ऐसा पुष्प जिसमें बाह्य दल कई सारे बाह्य दल संयुक्त होकर एक बाह्य दल बनाते हैं, ऐसे बाह्य दल वाले पुष्प को हम युक्त बाह्य दली पुष्प यानी गैमोसिपलस फ्लावर कहते हैं। यानी एक पुष्प के सभी बाह्य दल यदि आपस में संयुक्त हो, यहाँ पर शब्द ये मतलब ध्यान रखने वाला है, संयुक्त यानी सब आपस में जुड़े हों और सभी जुड़कर एक बाह्य दल जैसी संरचना बनाते हैं, ऐसे बाह्य दल को हम बाह्य दल वाले पुष्प को हम युक्त बाह्य दली पुष्प यानी गैमोसिपलस फ्लावर कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं बैंगन, धतूरा, गुड़हल। गुड़हल में साफ आप देख सकते हैं। लेकिन जब यही बाह्य दल अलग अलग हों, जैसे यहाँ पर देखिए एक बाह्य दल ये हो गया, जैसे आप उसमें गुलाब में भी देख सकते हैं, दूसरा बाह्य दल ये हो गया, तीसरा बाह्य दल ये हो गया, ये सब के सब क्या है, अलग अलग है, एक दूसरे से अलग है। ऐसे बाह्य दल के समूह को हम पृथक बाह्य दली पुष्प यानी पॉलीसेपलस फ्लावर कहते हैं। यानी किसी पुष्प के बाह्य दल एक दूसरे से अलग होते हैं, तो ऐसे पुष्प को हम पृथक बाह्य दली पुष्प कहते हैं, जैसे सरसों यानी मस्टर्ड में। समझ में आया? युक्त बाह्य दली का मतलब जब सभी बाह्य दल संयुक्त होकर ऐसी संरचना एक बाह्य दल जैसी संरचना बनाते हैं, तब ऐसे हम युक्त बाह्य दली कहेंगे। पृथक बाह्य दली जब सभी बाह्य दल एक दूसरे से पृथक होते हैं, स्वतंत्र होते हैं,
ठीक है। ये आपस में क्या है, स्वतंत्र है, एक दूसरे से जुड़े नहीं है, लेकिन ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। तो जब जुड़े होंगे तब युक्त वायुदली, जब फ्री होंगे, स्वतंत्र होंगे, तब इसे हम पृथक वायुदली कहते हैं, जिसके एग्जाम्पल हैं सरसों। अब कुछ ऐसे पुष्प होते हैं जिनमें पुष्प खिलने से पहले ही ये जो वायुदल होता है वो गिर जाता है। ऐसे पुष्प को शीघ्रपाती यानी कैडुकस कहते हैं। देखिए, ऐसे पुष्प कलिका के खिलते ही झड़ जाते हैं। यदि पुष्प में कलिका के खिलते ही वायुदल, यहाँ पर लिखना भूल गए, यदि पुष्प कलिका के खिलते ही वायुदल झड़ जाते हैं, मतलब पुष्प की कली खिली नहीं कि उसका वायुदल झड़ जाता है, ऐसे पुष्प को हम शीघ्रपाती वायुदली पुष्प यानी कैडुकस सिप्लस फ्लावर कहते हैं, जैसे अफीम। यानी ऐसा पुष्प जिसमें कली खिलने से पहले ही उसका वायुदल झड़ जाता है, शीघ्रपाती वायुदली पुष्प कहते हैं। ऐसा वायुदल जिसमें पुष्प खिलने के बाद तक, जब तक परागण की प्रक्रिया ना हो जाए, परागण का मतलब परागकण का पराग कोश से निकलकर मादा भाग के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए। तो परागण से पहले मतलब परागण तक अगर यहाँ पर, यानी कह सकते हैं कि यहाँ पर जब तक परागण की क्रिया ना हो जाए तब तक अगर ये लगा रहता है वायुदल पुष्प से, तब इसे हम क्या कहते हैं, पर्णपाती यानी डेसिडुअस। और जब परागण की क्रिया हो जाती है, तब जब नर युग्मक मादा युग्मक से फ्यूज कर लेता है तो उससे जाइगोट बनता है, तो जाइगोट से फिर जब भ्रूण बनने लगता है तब ये सभी झड़ जाते हैं। ठीक है, वायुदल और दल पुष्प से अलग हो जाते हैं। तो ऐसे पुष्प को हम पर्णपाती वायुदली पुष्प कहते हैं। ऐसा वायुदल जो फल बनने के बाद भी ना झड़े, मतलब फल बनने के साथ साथ वो भी उसके साथ फल के साथ लगा रहे, ऐसे वायुदल को हम चिरलग्न यानी परसिस्टेंट कहते हैं, जो खूब पूछा जाता है नीट वगैरह में, जिसके एग्जाम्पल हैं टमाटर, मिर्च, बैंगन। आपने देखा होगा टमाटर में जब आप लाल टमाटर लेके आते हैं तो उस पर हरी हरी संरचना, पत्ती छोटी छोटी जुड़ी होती है उसके ऊपर, वो चिरलग्न है, मतलब फल बनने के बाद भी उससे जुड़ा हुआ है। तो ऐसे वायुदल को हम चिरलग्न यानी परसिस्टेंट कहते हैं। मिर्च में देखिए, मिर्च को जब आप उखाड़ते हैं उसकी जो टोपी होती है वो उसका क्या होता है, वो उसका गैमोसिप्लस यानी युक्त वायुदल होता है उसमें। इसी तरीके से आप अगर बैगन में देखें तो बैगन में जो कहते हैं ना कि उसके ऊपर सर पे ताज होता है, तो वो ताज ही उसका क्या है, वायुदल होता है, लेकिन वो वायुदल चिरलग्न है, फल बनने के साथ साथ उस पर जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि चिरलग्न वायुदल के उदाहरण बताइए। टमाटर, मिर्च, बैगन या वो सभी सब्जियां जो आप देखते हैं जिनमें वह हरी संरचना उससे जुड़ी होती है। ठीक है, ये हो गया वायुदल के बारे में। वायुदल से जुड़ी ये दो बातें खूब पूछी जाती हैं, इनके एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। गैमोसिप्लस के उदाहरण बताइए, पॉलीसिप्लस के उदाहरण बताइए। तो गैमोसिप्लस के उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं, बैगन, धतूरा, गुड़हल। पॉलीसिप्लस के उदाहरण दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा वायुदल चिरलग्न होता है यानी परसिस्टेंट होता है, लाइफ टाइम मतलब उससे जुड़ा होता है जब तक फल ना बन जाए, फल के साथ साथ जुड़ा होता है। तो टमाटर, मिर्च, बैगन आदि। अब आता है दलपुंज यानी जिसे हम कोरोला कहते हैं। मैंने बताया था कि दूसरा पुष्प का दूसरा चक्र होता है दल यानी पीटल। यहाँ पर देखेंगे तो पुष्प का जो रंगीन भाग होता है उसे हम दल कहते हैं। पुष्प का रंगीन पंखुड़ी जो होता है इसे हम क्या कहते हैं, दल। एक को हम कहेंगे दल यानी पीटल, और दलों के समूह को देखिए, एक को हमने क्या कहा, दल, लेकिन इन सभी को समस्त रूप से क्या कहते हैं, यानी दलों के समूह को हम क्या कहते हैं, दल पुंज यानी कोरोला, कोरोला अल्टिस। कोरोला अल्टिस गाड़ी का नाम है, यहाँ पर वो शब्द नहीं है। यहाँ पर कोरोला का मतलब है दलपुंज का, कि जब बहुत सारे पीटल्स का समूह होता है तब इसे हम दलपुंज यानी कोरोला कहते हैं। अब ये भी दो प्रकार का होता है। अगर दलपुंज एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, देखिए कोई जुड़ा नहीं है आपस में, सब स्वतंत्र हैं, तब ऐसे पुष्प को हम पॉलीपिटलस कहते हैं यानी युक्त दली पुष्प। देखिए पृथक दली पुष्प कहते हैं यानी पॉलीपिटलस फ्लावर कहते हैं। पॉलीपिटलस फ्लावर यानी जिसमें सारे के सारे दल क्या हों, स्वतंत्र होते हैं। जब सारे दल स्वतंत्र हों तब ऐसे पुष्प को हम पृथक दली पुष्प यानी पॉलीपिटलस फ्लावर कहते हैं, जिसके एग्जाम्पल हैं सरसों, गुलाब आदि। गुलाब में भी आप देखेंगे तो सभी की सभी पंखुड़ियाँ अलग हो जाती हैं। जिसमें पंखुड़ी अलग ना हो पाए, एक पंखुड़ी अलग ना हो पाए
वो क्या कहलाता है, युक्त दली। और जिसमें पंखुड़ी एक एक ठू अलग हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, पृथक दली पुष्प। अब युक्त दली पुष्प में जिसमें पंखुड़ियाँ आपस में जुड़ी होती हैं, दल को हम पंखुड़ी भी कहते हैं, यहाँ पर मैंने लिख दिया है। जैसे यहाँ पर देखिए गुड़हल के पुष्प में आपको ऐसा देखने को मिलेगा, जहाँ पर सभी के सभी जो जब गुड़हल नहीं कह सकते, गुड़हल में तो आपका पृथक दल ही होता है। युक्त दल में बहुत सारे ऐसे पौधे जिसमें पंखुड़ियाँ एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, अलग नहीं होती। जैसे एक पीले रंग का फूल होता है गुलमोहर, उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसा पुष्प जिसमें दल परस्पर जुड़े होते हैं, ऐसे पुष्प को हम युक्त दली पुष्प कहते हैं। इसके एग्जाम्पल बैंगन है, तंबाकू का पुष्प। पृथक दली पुष्प में ऐसे पुष्प जिसमें दल स्वतंत्र होते हैं, जैसे सरसों, गुलाब आदि। बस इसी तरीके से आप नोट कर डालिए। वाय दलपुंज के बारे में कि यह पुष्प का सबसे वाय चक्र होता है, जो प्रायः नीचे की ओर पाया जाता है। यह बहुत सारी इकाइयों यानी यूनिट्स, जिन्हें वाय दल यानी सेपल कहते हैं, से मिलकर बनता है। इसमें दो प्रकार होते हैं, युक्त वायदली पुष्प यानी गैमोसिपलस फ्लावर। एक पुष्प के सभी वायदल यदि आपस में संयुक्त होते हैं तो इन्हें युक्त वायदली पुष्प कहते हैं, जैसे बैगन, धतूरा, गुड़हल आदि। पृथक वायदली पुष्प यानी पॉलीसिपलस फ्लावर, यदि किसी पुष्प के वायदल एक दूसरे से अलग होते हैं तो इसे पृथक वायदली पुष्प कहते हैं, जैसे सरसों। फिर स्टार बना के 3 पॉइंट लिखेंगे कि यदि पुष्प कलिका के खिलते ही वायदल झड़ जाए तो इसे शीघ्रपाती यानी कैडुकस कहते हैं, जैसे अफीम। दूसरा, यदि वायदल पुष्प खिलने के बाद परागण होने तक पुष्प से लगे रहें तो इसे पर्णपाती यानी टेस्टुअस कहते हैं, जैसे सरसों, मूली। तीसरा, यदि वायदल फल बन जाने पर भी ना झड़े तो इसे चिरलग्न कहते हैं यानी परसिस्टेंट कहते हैं, जैसे टमाटर, मिर्च आदि। उसके बाद दलपुंज के बारे में लिखेंगे, कोरोला के बारे में, कि यह बहुत सी दलों यानी पंखुड़ियों से मिलकर बना होता है, प्रायः यह भड़कीले रंग की होती हैं। यानी दलपुंज कब कहेंगे, पंखुड़ियों के समूह यानी दलों के समूह को हम दलपुंज कहते हैं। दलपुंज कोई अलग से पुष्प में संरचना नहीं होती, दलपुंज के समूह को ही कहते हैं। इसमें भी दो प्रकार का होता है, युक्त दली पुष्प और पृथक दली पुष्प। युक्त दली पुष्प यानी गैमोपिटलस फ्लावर, इसमें लिखेंगे कि जब दल परस्पर जुड़े होते हैं, जैसे बैगन, तंबाकू आदि। पृथक दली में लिखेंगे पॉलीपिटलस फ्लावर में जब पुष्प के सारे दल स्वतंत्र होते हैं, जैसे सरसों, गुलाब आदि। चाहे तो आप ये फिगर भी बना सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका पुष्प दल विन्यास यानी एस्टिवेशन ऑफ कोरोला। यहीं पर हम वाह लिखेंगे, वाह नहीं या लिख सकते हैं, या वाह दल विन्यास यानी एस्टिवेशन ऑफ कोरोला एंड कैलिक्स, दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। एक को समझेंगे, दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा। पुष्प दल विन्यास का मतलब क्या होता है, जो मैंने आपको बताया था कि पुष्प दल जिसे हम दल कहते हैं, समूह को दलपुंज कहते हैं। तो दलों का जो समूह होता है जिसे हम दलपुंज कहते हैं, उसमें हमें देखना है कि ये जो दल होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ किस तरह से व्यवस्थित होते हैं। उन्हीं के व्यवस्थित क्रम को ही कहा जाता है विन्यास। यानी पुष्प दल का विन्यास मतलब पुष्प के दलों का आपस में किस तरह से व्यवस्थित क्रम है, उसी को हम पुष्प दल विन्यास कहते हैं। तो पुष्प दल विन्यास यानी कलिका अवस्था में, जब पुष्प खिली नहीं होती, जब वो कली अवस्था में होती है, तब हम देखेंगे कि जो मान लो कि ये यहाँ पर मैं 5 बनाया हूँ दल पुष्प के, तो ये दल आपस में एक दूसरे से कैसे जुड़े होते हैं, इसी व्यवस्थित क्रम को ही विन्यास कहा जाता है। यानी कलिका अवस्था में दलों की या वाह्य दलों की परस्पर व्यवस्था, कि वे कैसे आपस में एक दूसरे के साथ बने हुए हैं, यही व्यवस्था को पुष्प दल विन्यास कहते हैं। अब इसके आधार पर 5 प्रकार के पुष्प को बांटा गया है। इसमें सबसे पहला आता है कोर स्पर्शी यानी वॉल्वेट, वॉल्वेट टाइप फ्लावर। ऐसा फ्लावर जिसमें आप यहाँ पर देखें ये सभी पंखुड़ियाँ हैं यानी दल हैं। ये एक दल है, ठीक है, ये दूसरा दल है, ये तीसरा दल है, ये चौथा दल है, ये 5वां दल है। ऐसा पुष्प जिसमें ये जो दल हैं वो सिर्फ किनारे पर जरा जरा सा सिर्फ छुए हुए हों, इससे ज़्यादा ओवरलैप नहीं करते, यानी ये एक किसी को ढकते नहीं हैं। ऐसे सिंपल यहाँ पर बना हुआ है, देखिए इसी को ऐसे यहाँ पर दिखाया गया है। यानी ये किसी को भी दल को आपस में ना तो छू रहे हैं ना तो ढक रहे हैं, हल्का फुल्का छू सकते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि हल्का सिर्फ छूते हैं, एक दूसरे के सिर्फ छूते हैं, ढकते नहीं हैं। ढकने का मतलब ये चीज़ अगर बड़ा होकर ऐसे आ जाए, मतलब कि ये वाला दल इसको ढक लिया है यहाँ तक, है ना, लेकिन ये ढकते नहीं है, ये एक दूसरे को बस छूते हैं। तो इस प्रकार के दलों की व्यवस्थित क्रम को हम कोर स्पर्शी यानी वॉल्वेट टाइप एस्टिवेशन कहते हैं। ठीक है, इसी को हम इस तरह से दिखा सकते हैं, दर्शा सकते हैं। दूसरा आता है व्यावर्तित यानी ट्विस्टेड।
अगर यहाँ पर देखें तो इनमें दल या वाह्य दल का, देखिए या तो दलों की व्यवस्था या तो वाह्य दलों की व्यवस्था, दोनों को हम यहाँ पर समझेंगे। मतलब कि अगर दल इस तरह से हैं, एक दल ऐसे है, फिर एक दल ऐसे है, एक दूसरे को बस छू रहे हैं, किसी को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, तब इस प्रकार के दलों की व्यवस्था को हम कोरस्पर्शी दल व्यवस्था कहेंगे। या फिर अगर इसी तरीके से यहाँ पर वाह्य दल भी व्यवस्थित होते हैं, एक दूसरे को सिर्फ वाह्य दल छूते हैं, ओवरलैप नहीं करते, तब भी इस प्रकार के वाह्य दल विन्यास को हम कोरस्पर्शी वाह्य दल विन्यास कहते हैं। यहाँ पर सिर्फ आपको दलों के विन्यास को बताया जाएगा, वाह्य दल को आप ऐसे ही समझ लेंगे जैसे दल को समझाया जा रहा। नेक्स्ट आता है व्यावर्तित यानी ट्विस्टेड। यहाँ पर देखिए ये है ट्विस्टेड। इनमें दल या वाह्य दल का एक भाग अपने पड़ोसी दल के कुछ भाग को ढक लेता है। एक जो दल है, यानी ये देखिए ये दल है, ये अपने पड़ोसी को यहाँ तक ढक लिया है, ठीक है। ये एक दल है जो अपने पड़ोसी यानी इस वाले दल को यहाँ तक ढका है। अब ये जो दल है, ये दल, ये इस दल को यहाँ तक ढका है। फिर ये दल देखिए, ये इस जगह पर इसको यहाँ तक ढका है, ये दल इसको यहाँ तक ढका है, फिर ये दल इसको यहाँ तक ढका है। तो जब दल एक दूसरे को ढकते हैं, एक शीर्ष पर ढकते हैं, यहाँ पर देखिए बनाया गया है, ये वाला दल इसको यहाँ तक ढका 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 है, और ये वाला इसको यहाँ तक ढका है। तो जब सिर्फ एक दूसरे को ढकते हैं, यानी शेप ऐसा बनता है, तब उस प्रकार के दल विन्यास को हम आवर्तित दल विन्यास यानी ट्विस्टेड एस्टिवेशन कहते हैं। तीसरा आता है कोर छादी यानी इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट में अगर आप देखें तो एक पंखुड़ी पूरी तरीके से अंदर होती है, देखिए एक पूरी तरीके से अंदर है और एक पूरी तरीके से बाहर होती है, ठीक है। इसमें एक पंखुड़ी पूरी तरीके से अंदर, एक पंखुड़ी अपने आसपास वाले दोनों पंखुड़ी से बाहर की तरफ घिरा होता है, और एक पंखुड़ी अपने आसपास के दोनों पंखुड़ी को बाहर से घेरे होता है। इसमें एक दल के दोनों किनारे, एक दल है, इसके दोनों किनारे पड़ोसी दल के किनारों से ढके होते हैं, ठीक। और एक अन्य दल इसकी बात हो रही है कि दोनों किनारे संलग्न दलों को ढके रहते हैं, संलग्न दलों को ढके रहते हैं। शेष दलों में एक किनारा बाहर की तरफ और एक किनारा अंदर की तरफ, एक किनारा बाहर की तरफ, एक किनारा अंदर की तरफ, एक किनारा बाहर की तरफ, एक किनारा अंदर की तरफ होता है। शेष दलों में एक किनारा पास के दल के तह से ढका होता है और दूसरा पास के दल के किनारे को ढका रहता है, जैसे अमलतास में। ये इसका फॉर्मूला है। फिर आता है अलौकिक यानी क्विंक्विंशियल। जब दो पुष्पदल, इसमें आप देखें, जब दो पुष्पदल पूरी तरीके से अंदर स्थित हों, ये देखिए ये हो गया पूरी तरीके से अंदर की तरफ, ये हो गया पूरी तरह से अंदर की तरफ, और दो दल इस तरह से पूरी तरह से बाहर हों, एक ये और एक ये। यानी हम कह सकते हैं कि जो दो दल होते हैं उनके दोनों किनारे आसपास के दलों से ढके हों, और दो दल ऐसे हों जो आसपास के दलों के किनारे को ढके हों, तब इस प्रकार की व्यवस्था को हम क्विंक्विंशियल यानी अलौकिक प्रकार का एस्टिवेशन विन्यास कहते हैं। इसका फॉर्मूला ये है, यानी एक दल ऐसा है जो दो दलों को ढका हुआ है, यानी यहाँ पर देखिए तो दो दल पूरी तरीके से अंदर हैं और दो दल पूरी तरीके से बाहर हैं। इसका एग्जाम्पल अमरूद। आता है ध्वजिक यानी वैक्सिलम। वैक्सिलम में देखेंगे तो सबसे जो बाहरी वाला दल होता है वो बहुत बड़ा होता है और उसके अंदर सभी इकट्ठा होते हैं। यह दो पार्श्व दलों को ढके रहता है, दो पार्श्व यानी यहाँ साइड में दो पार्श्व दल मिलते हैं उनको ढके होता है। इसके अलावा सबसे नीचे स्थित दो दल नाव जैसी ऐसी संरचना बना लेते हैं, संयुक्त होकर नाव जैसी ऐसी संरचना बना लेते हैं, ठीक है, जैसे पैप्लियोनिएसी फैमिली के सभी पुष्प। बस ये था पुष्प दल का विन्यास। हो सकता है इसमें थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न हो, लेकिन हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये जो दो दल हैं, अगर ये दल ऐसे है मतलब ऐसे है तो सिर्फ एक दूसरे को छू रहा है, जो कि व्यवस्था यहाँ पर होती है। अगर ये ऐसे ढक ले इसको तो ये ओवरलैपिंग हो गया, यानी ये वायुदल इस वायुदल को ढक लिया है,
और ये वायुदल अंदर की तरफ, ये वायुदल बाहर की तरफ है। बस ऐसे ही व्यवस्था अलग अलग दलों का होता है। इसी के आधार पर पुष्प को 5 विन्यास में बांटा गया है। अब इसको आप इसी तरीके से लिख डालेंगे, एक एक के सामने इसका फिगर बना लेंगे। लिखेंगे पुष्पदल विन्यास यानी एस्टिवेशन ऑफ कोरोला। ठीक है, यहाँ पर हमने कैलिक्स भी लिख दिया है, कैलिक्स का भी सेम इसी तरीके से होता है। कलिका अवस्था में दलों की या वाह्यदलों की परस्पर व्यवस्था को पुष्पदल विन्यास कहते हैं। ये निम्न प्रकार की होती हैं। पहला कोर स्पर्शी यानी वॉल्वेट, जब दल या वाह्यदल एक दूसरे को छूते भरे हैं, जैसे सरसों, ठीक है, आदि में। दूसरा आता है व्यावर्तित यानी ट्विस्टेड, इनमें दल या वाह्यदल का एक भाग अपने पड़ोसी दल के कुछ भाग को ढक लेता है और इसका दूसरा भाग पिछले दल से स्वयं ढक जाता है, जैसे गुड़हल आदि में। फिर आता है कोर छादी यानी इम्ब्रिकेट, इसमें एक दल या वाह्यदल के दोनों किनारे पड़ोसी दो दलों या वाह्यदलों के किनारों से ढके रहते हैं और एक अन्य दल या वाह्यदल के दोनों किनारे संलग्न दलों के किनारे को ढके रहते हैं। शेष दलों में एक किनारा पास के दल के तट से ढका रहता है और दूसरा पास के दल के किनारे को ढके रहता है, जैसे अमलतास आदि में। चौथा आता है अलौकिक यानी कॉन्क्वेंशियल, जब दो पुष्पदल या वाह्यदल के दोनों किनारे ढके हों, अन्य दो दल या वाह्यदल के दोनों किनारे बाहर हों तथा शेष एक वाह्यदल एक तट को ढका तथा दूसरा बाहरी होता है, जैसे अमरूद आदि में। लास्ट आता है ध्वजिक यानी वैक्सिलम, इसमें पश्च दल सबसे बड़ा होता है, यानी सबसे पिछला जो दल होता है सबसे बड़ा होता है। यह दो पार्श्व दलों को ढके रहता है। इसके अलावा सबसे नीचे स्थित दो दल नाव जैसी संरचना बनाते हैं, वो परस्पर जुड़े होते हैं, जैसे पैप्लियोनियसी में। भाग 6 का आखिरी टॉपिक है दलों की आकृति यानी फॉर्म्स ऑफ कोरोला। दलपुंज के व्यवस्था के आधार पर पुष्प 4 प्रकार के दिखते हैं, जिनमें सबसे पहला आता है क्रूसीफॉर्म। इसमें 4 पृथक दल होते हैं। यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि कौन से फॉर्म में कितने दल पाए जाते हैं और उनकी व्यवस्था कैसे होती है। तो क्रूसीफॉर्म में कुल 4 पृथक दल होते हैं, यानी अगर पूछे कोई कि सरसों में कितने दल होते हैं, तब भी आप बता सकते हैं कि सरसों में 4 दल होते हैं, जो कि पृथक दल होते हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। और ये दल एक क्रॉस जैसी संरचना बनाते हैं, इस तरह से क्रॉस जैसी संरचना बनाते हैं। ठीक, दूसरा आता है कैरियोफेलियस। इस प्रकार के दलपुंज में 5 दल होते हैं। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। 5 दल बनाते हैं और पांचों दल नखर यानी बीच के भाग से 90 अंश का कोण बनाते हैं। इसका एग्जाम्पल है खट्टी बूटी यानी ऑक्सैलिस। तीसरा आता है गुलाबवत यानी रोजेसी। तो इस प्रकार के दलपुंज में 5 या 5 से अधिक दल पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनमें नखर बहुत छोटे या फिर नहीं पाए जाते हैं, बहुत छोटे या फिर नहीं पाए जाते हैं। लास्ट आता है पैप्लियोनियसिस। अभी आपको बताया था पैप्लियोनियसिस मतलब पहले वाले में वैक्सिलम टाइप ऑफ एस्टिवेशन में बताया था कि इसमें 5 स्वतंत्र दल तो पाए जाते हैं, लेकिन एक जो सबसे बाहरी होता है वो बहुत बड़ा होता है। इसके अंदर 2 होते हैं जो इस तरह से व्यवस्थित होते हैं और 2 संयुक्त होकर एक नाव जैसी संरचना बनाते हैं। पश्च दल सबसे बड़ा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ध्वजक, यानी इस दल को हम क्या कहते हैं, ध्वजक कहते हैं, यानी वैक्सिलम कहते हैं। इसके अंदर 2 होते हैं और 2 संयुक्त होकर नाव जैसी संरचना बनाते हैं। तो इस प्रकार के दल की आकृति को हम पैप्लियोनियसिस टाइप का कोरोला कहते हैं। बस ये था दलों की आकृति। और भी दलों की आकृति होती है जो ज़्यादा पूछी नहीं आती, इस वजह से मैंने आपको नहीं बताया है। ये 4 पूछे जाते हैं बार बार, इसके एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं, तो मैंने आपको बता दिया। बस ये था आखिरी टॉपिक भाग 6 का दल के बारे में। दल, वाह्यदल, पुष्पक्रम ये सभी पूरी तरीके से खत्म होते हैं। भाग 7 में इसके आगे के टॉपिक्स के बारे में बताया जाएगा, जो कि होगा पुमंग यानी एंड्रोसियम।